हेलो फ्रेंड्स, आज डिस्कस करेंगे कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक हैं जो इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करते समय ज़्यादातर लोग करते हैं। पहली मिस्टेक है, लोग नॉन एलिजिबल अमाउंट की भी डिडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए मेडिक्लेम में आपको अलाउ तभी किया जाएगा जब वो अदर देन कैश है, मतलब कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन लोग कैश में पेमेंट करते हैं, उसकी डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं जो अलाउ नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के लिए आपने अगर कैश में पेमेंट की है तो वो अलाउेबल है, लेकिन उसकी जो लिमिट है वो 5,000 तक ही है। तो इस चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट एग्जांपल LIC का हो सकता है। LIC में लोगों ने पेरेंट्स के नाम पर LIC कराई और उसकी रिडक्शन क्लेम करते हैं, जबकि जो LIC होती है वो आपकी स्पाउस या चिल्ड्रंस के नाम पर ही होनी चाहिए, ना कि पेरेंट्स के नाम पर। पेरेंट्स के नाम पे आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। ऐसे बहुत सारी जो डिडक्शंस होती हैं उनकी सर्टेन रूल होते हैं, उसको समझकर ही डिडक्शन क्लेम करनी चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं, ITR का फॉर्म गलत सेलेक्ट करते हैं और गलत फॉर्म में रिटर्न फाइल कर देते हैं। जैसे कि ITR के जो फॉर्म हैं डिपेंड करते हैं सोर्स ऑफ इनकम पर। ITR 1 फाइल किया जाता है अगर किसी SSC की इनकम आ रही है सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से और अदर सोर्सेज से, और उसकी जो इनकम है वो 50 लाख रुपए तक है, उससे ज़्यादा नहीं, तो ITR 1 फाइल किया जाएगा। ITR 2 फाइल किया जाता है इंडिविजुअल या HUF के द्वारा अगर वो बिजनेस नहीं कर रहा है। ITR 3 आता है जब इंडिविजुअल या HUF की जो इनकम है वो बिजनेस से आ रही है, और बिजनेस का नेचर क्या है, प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है। ITR 4 बात करता है प्रिजम्पटिव इनकम के लिए। ज्यादातर मिस्टेक होती है वो होती है ITR 1 में या ITR 2 में या ITR 4 में, जब वो रॉन्ग फॉर्म का सिलेक्शन करते हैं। ITR का फॉर्म गलत सिलेक्ट करने से आपकी जो रिटर्न है वो डिफेक्टेड हो जाएगी। नॉन अपडेशन ऑफ ईमेल IDs एंड मोबाइल नंबर, ये भी एक कॉमन प्रॉब्लम है। लोग अपने ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर को अपडेट नहीं कराते हैं। पुरानी ईमेल आईडी, पुराने मोबाइल नंबर होता है, इवन एड्रेस भी अपडेट नहीं होता है। इन चीज़ों को जरूर अपडेट रखिए, क्योंकि इनकम टैक्स कोई भी कम्युनिकेशन आपकी ईमेल, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पर करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास कोई नोटिस आए और आपको पता ही ना लगे और बाद में आपको उसकी वजह से एक बड़ा नुकसान झेलना पड़े। कुछ लोग अपनी एग्जम्प्ट इनकम को इनकम टैक्स के अंदर डिस्क्लोज नहीं करते। वो सोचते हैं अरे टैक्स तो लगेगा नहीं, नहीं भी दिखाया तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चाहे आपकी एग्जम्प्ट इनकम हो या टैक्सेबल इनकम हो, आपको हर इनकम इनकम टैक्स के अंदर अपनी रिटर्न के अंदर ज़रूर डिस्क्लोज करनी चाहिए। जैसे वन ऑफ द एग्जांपल एग्रीकल्चर इनकम हो सकती है, या पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है उसके ऊपर आपका कोई इंटरेस्ट आपने एक्रूड किया, मतलब जो कमाया है, तो वो एग्जम्प्ट है, लेकिन आपको डिस्क्लोज ज़रूर करना चाहिए। इनकम टैक्स में अगर कोई गलती हो जाती है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप अपनी रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग गलती हो जाती है तो सोचते हैं अरे हम पकड़े थोड़ी जाएंगे, लीव इट, और रिवाइज नहीं करते। या कई बार गलती से उन्हें पता ही नहीं होता कि रिवीजन का ऑप्शन है। आप रिवाइज रिटर्न कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं। आप रिवाइज कीजिए अगर आपसे कोई गलती हुई है, अपनी ट्रू एंड फेयर पिक्चर ही इनकम टैक्स को बताइए जो सही है। तो 19-20 की जो रिटर्न है, फाइनेंशियल ईयर 19-20 की रिटर्न 31 मार्च 2021 तक रिवाइज की जा सकती है। और एक बहुत कॉमन मिस्टेक ये भी है कि लोग अपनी रिटर्न भरने के बाद आपको E-वेरीफाई करना होता है। E-वेरिफिकेशन करें, या आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है कि आप उसकी एक्नॉलेजमेंट को निकालिए, मतलब ITR 5 को निकालिए और उसे 120 दिन के अंदर CPC बेंगलोर को, मतलब CPC बेंगलोर का एड्रेस उसी रिटर्न के अंदर दिया हुआ है, CPC बेंगलोर को आप बाय स्पीड पोस्ट या ऑर्डिनरी पोस्ट भेज सकते हैं। तो ये भी लोग गलती करते हैं, उसे नहीं भेजते हैं। अगर आप भेजेंगे नहीं तो आपकी रिटर्न वैलिड नहीं होगी, कल को वो इनवैलिड हो जाएगी। और अगर आप E-वेरीफाई कर देते हैं तो आपको फिजिकल कॉपी भेजने की ज़रूरत नहीं होती है। या तो फिजिकल कॉपी भेजिए या E-वेरीफाई कर दीजिए। कुछ लोग ज़्यादा डिडक्शन क्लेम कर लेते हैं रिफंड के चक्कर में। उसे मैं गलती नहीं कहूँगा, ये तो एक तरह से फ्रॉड है। ऐसा कभी मत कीजिएगा। जितना आपकी डिडक्शन है उसी हिसाब से ही आप रिटर्न में क्लेम कीजिएगा, अदरवाइज आपको बहुत बड़ा टैक्स पेनल्टी, इंटरेस्ट सब देना पड़ सकता है। और कुछ लोग बच्चों के नाम पे FD तो करा देते हैं, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट इनकम है उसको अकाउंट फॉर नहीं करते हैं। क्लबिंग के प्रोविज़न आपके ऊपर लगते हैं, जिस पेरेंट की हाईएस्ट इनकम है उसके साथ क्लबिंग के प्रोविज़न लग जाएंगे, मतलब उसकी इनकम के साथ इंटरेस्ट की इनकम ऐड हो जाएगी। तो क्लबिंग के प्रोविजंस बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, उसको ध्यान से आपको देखना है। एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग अपनी
प्रीवियस जॉब की इनकम को डिस्क्लोज नहीं करते हैं या कम डिस्क्लोज करते हैं। आपने जॉब की एक फाइनेंशियल ईयर में आपने एक जगह जॉब की, उसके बाद जॉब छोड़ दी, तो आपको जब सेकंड जॉब की तो दोनों जॉब से जो इनकम आती है वो आपके लिए टैक्सेबल है। अगर एक फर्स्ट एम्प्लॉयर मतलब जो प्रीवियस एम्प्लॉयर है, अगर उसने आपका टीडीएस कम काटा है तो आपको सेकंड एम्प्लॉयर को ये बताना होगा कि मेरी इतनी इनकम है, इतना टीडीएस कटना चाहिए। अगर आप डिस्क्लोज नहीं करते हैं, कम डिस्क्लोज करते हैं, तो आपके मिसमैच आ जाएगा। आपकी जो डिस्क्रिपेंसी आएगी वो 26 ईयर्स से आपकी इनकम मैच नहीं होएगी, जिसकी वजह से कल को हो सकता है आपके पास नोटिस आए। कुछ लोग इन्वेस्टमेंट से जो इनकम आई उसको प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं करते। जैसे कि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट है और आपने उससे कुछ इंटरेस्ट कमाया ड्यूरिंग द ईयर, ये इनकम भी डिस्क्लोज की जाएगी। हाउएवर इसके अंदर आपको डिडक्शन भी मिलती है। कितने अमाउंट तक की डिडक्शन मिलती है? 10,000 तक की डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर सपोज कीजिए सेविंग पे आपको इंटरेस्ट मिला 10,000, तो 10,000 इनकम में भी आएगा और 10,000 का आपको डिडक्शन भी मिलेगा। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो ये जो डिडक्शन का अमाउंट है वो बन जाता है 50,000। इसमें ना केवल सेविंग का बल्कि एफडी का या रिकरिंग डिपॉजिट का भी अमाउंट इंक्लूड हो जाता है। लेकिन जो सीनियर सिटीजन नहीं है उनके लिए सिर्फ सेविंग का आता है। ये डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक लोग करते हैं, जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो प्रॉपर डिस्क्लोज नहीं करते। आपको अपने सभी बैंकों की डिटेल इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करनी होती है। अगर आपका कोई डोरमेंट अकाउंट है उसे आप एक्सक्लूड कर सकते हैं, अदरवाइज जो आपके एक्टिव अकाउंट है उन सभी की आपको रिटर्न के अंदर डिस्क्लोज करने की जरूरत है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक इंपॉर्टेंट बेल आइकन का जो बटन है उसे जरूर प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।